नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सत्ता के सेमीफाइनल का आज परिणाम आना है। किसके हाथ बाजी लगेगी, किसको हार मिलेगी, तमाम अपडेट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर काउंटिंग सेंटर पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी आगे है, 1 सीट पर बीएसपी और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहा है। हमारे सहयोगी अनुपम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का जो रुझान सामने आया है, जो तस्वीर सामने आई है, थोड़ा उसके बारे में पहले आप जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, हमें सबसे बड़ी बात यह है, ये शुरुआती रुझान और रुझानों में कभी कोई बढ़त बना रहा है, कभी कोई बढ़त बना रहा है, लेकिन अभी परिणाम आने में कई घंटे और लगने हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान में जो तस्वीर है वो काफी बनती बदलती दिख रही है। यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। मलहनी की सीट के मुकाबले की यहां पर हम बात कर रहे हैं। निर्दलीय धनंजय सिंह कभी बढ़त बनाते दिख रहे हैं वहां पर, और समाजवादी पार्टी से यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी से लकी यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, फिलहाल उन्होंने बढ़त बना ली है। यानी कि मलहनी के मुकाबले में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी यानी कि अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट काफी पीछे हैं मलहनी के मुकाबले में, लेकिन बीजेपी बाकी की 4 सीटों पर अगर बात करें तो बढ़त बनाए हुए नौगांवा सादात पे समाजवादी पार्टी आगे है। यहां पर ये काफी उलटफेर यहां पर देखने को मिल रहा है रुझानों में। बात अगर कांग्रेस की जाए तो देख सकते हैं आप, प्रियंका गांधी, कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव को, जो फायर ब्रांड प्रचारक थे कांग्रेस के, वो नजर नहीं आए, और कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में अपना खाता नहीं खोल पा रही है रुझानों में, क्योंकि जिस तरीके से अजय लल्लू, आराधना मिश्रा और कांग्रेस के कुछ एक नेताओं के भरोसे, प्रदेश के स्तरीय नेताओं के भरोसे इस पूरे उपचुनाव को छोड़ दिया गया था। ऐसे में अमित, काफी दिलचस्प मुकाबला बात बीएसपी की भी करेंगे। बीएसपी ने यहां पर, मायावती ने 1 सीट पर अभी बढ़त बनाई है, लेकिन अब वो परिणामों में तब्दील होती है नहीं होती, तो काफी दिलचस्प मुकाबला। शुरुआती रुझान इस बात के संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी ने 4 सीटों पर बढ़त बना ली है, और क्या फाइनल जब रिजल्ट सामने आते हैं तब क्या फिगर्स होती है, देखना होगा। अमित, ठीक है, ताकत सभी ने झोंकी थी, लेकिन शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रयास किया गया, मुख्यमंत्री ने जो चुनावी सभाएं की, रैलियां की, उसका फिलहाल असर देखने को मिल रहा है कि 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल किसके हाथ जाने वाला है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन एक और सवाल हर किसी के जहन में है। सवाल यह है कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार। बिहार में आज जो काउंटिंग हो रही है, अब तक उसकी क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आई है, क्या अपडेट है, वो भी हम दर्शकों के साथ एक बार साझा कर देते हैं। बिहार में अभी तक की जो तस्वीर है वो आपके सामने है। 243 सीटों में से 225 सीटों के रुझान अब तक सामने आ गए हैं। आप देखिए, महागठबंधन 111 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और एनडीए के खाते में इस वक्त 105 सीटें, मतलब 105 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन -12 मतलब यह है कि 2015 के मुकाबले एनडीए को इस बार 12 सीटों का नुकसान होता हुआ फिलहाल अभी तक नजर आ रहा है। एलजेपी, जिसको कि एक तीसरा फैक्टर कहा जा रहा है, चिराग पासवान ने खूब रैलियां की और कहा जा रहा था कि उनको इस बार सहानुभूति वोट भी मिल रहा है, वो फिलहाल 5 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहे हैं। 4 की बढ़त उनको नजर आ रही है। यहां पर बाकी 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं या फिर अन्य पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, वो भी रेस में बने हुए हैं। फिलहाल वो -2 पर, मतलब 2 का उनको नुकसान है। अब अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें कि किस क्षेत्र में महागठबंधन आगे चल रहा है, किस क्षेत्र में एनडीए को बढ़त मिल रही है, तो सबसे पहले हम भागलपुर की बात कर लेते हैं। आप देखिए, भागलपुर में इस वक्त जो तस्वीर है वो दरअसल ये है कि यहां पर महागठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन एनडीए इस वक्त 15 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि महागठबंधन के 9 प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन 2015 के मुकाबले यहां पर महागठबंधन को 3 सीटों का नुकसान हो रहा है भागलपुर में। यह मौजूदा परिस्थिति है। एलजेपी को यहां पर 2 सीटों की बढ़त मिली हुई है। 2015 में एलजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला था भागलपुर में, लेकिन 2 प्रत्याशी इस वक्त यहां पर आगे चल रहे हैं। एक प्रत्याशी निर्दलीय है, तो फिर अन्य दल से ताल्लुक रखता है जो आगे चल रहा है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और हम भोजपुर की बात कर लेते हैं कि भोजपुर में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। भोजपुर में भी कड़ा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में ही है। यहां पर महागठबंधन एनडीए से बहुत आगे है, कह सकते हैं कि दोगुने का अंतर है। लगभग 29 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, मतलब 2015 के मुकाबले 6 सीटों का महागठबंधन को फायदा हो रहा है, और एनडीए के 14 सीटों पर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 2015 के मुकाबले 7 सीटों का यहां पर एनडीए को नुकसान हो रहा है। एलजेपी के खाते में 2015 में एक भी सीट नहीं आई थी, उसका एक प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहा है। यह भोजपुर की स्थिति है। और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, मगध की बात कर लेते हैं हम। मगध में इस वक्त क्या तस्वीर देखने को मिल रही है 2 घंटे की काउंटिंग के बाद? आप देखिए, 41 सीटों की तस्वीर अब तक यहां पर सामने आई, जिसमें से महागठबंधन 26 सीटों पर आगे चल रहा है। मतलब चुनाव प्रचार के दौरान जो बात महागठबंधन की तरफ से कही जा रही थी
कि इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है। अब तक शुरुआती रुझानों में उसकी तस्वीर भी देखने को मिल रही है। मगध में एनडीए के 15 प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए 2015 के मुकाबले 8 सीटों पर एनडीए जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं, मतलब 8 सीटों का उसको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। भोजपुर मगध के बाद हम बात करते हैं मिथिला की। मिथिला में 2 घंटे के जो रुझान सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि महागठबंधन यहां पर भी 16 सीटों पर आगे चल रहा है। और एनडीए की बात करें तो 14 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन 2015 के मुकाबले एक सीट का यहां पर नुकसान हो रहा है एनडीए को। कुल मिलाकर यह तस्वीर अब तक बिहार से सामने आ रही है, लेकिन अब भी सवाल यह बरकरार है कि बिहार में किसकी सरकार आएगी, क्योंकि कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। फिलहाल धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी, वहां के जो आंकड़े सामने आएंगे वो भी हम आपके साथ रखते रहेंगे। लेकिन हमारी नजर इस बात पर बनी हुई है कि जो उत्तर प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है, ये कौन जीतने वाला है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी। हालांकि बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी, बीएसपी या फिर कांग्रेस के उतने बड़े चेहरे चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन फिलहाल अभी तक की तस्वीरें बता रही है कि कुछ हद तक यहां पर मुकाबला बेहद कड़ा है। 4 सीटों पर बीजेपी आगे है, 1 सीट पर यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी, 2 पर बीएसपी। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलेंगे। मनीष शुक्ला हमारे साथ बीजेपी से हैं, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस से हैं, आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, गौतम राणे सागर हमारे साथ दलित चिंतक हैं, और लखनऊ से हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, फिलहाल हम शबाब के पास चलते हैं। शबाब, 2 घंटे के बाद क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या तस्वीर सामने आ रही है? हाँ, देखिए 2 घंटे के चुनावी नतीजों के जो रुझान हैं वो ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस शिद्दत के साथ में चुनाव लड़ा था, वो उसकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। और कहीं ना कहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जो इस चुनाव को बहुत हल्के में लिया, फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या फिर कांग्रेस, उनके परिणाम जो हैं वो बहुत खुशी देने वाले नहीं हैं, क्योंकि 7 सीटों में 1 सीट सपा के खाते में पहले से ही थी। अगर सपा अपने इस 1 सीट को भी नहीं बचा पाती है तो फिर उसके लिए बड़ी नाक की लड़ाई है। और हमारे साथ नया पैनल जुड़ चुका है। लखनऊ में हमारे साथ जो है उमा शंकर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हरीश श्रीवास्तव जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और आशीष जी लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से बने हुए हैं। सबसे पहले उमा शंकर जी, आपसे इस बात के जवाब ले लेते हैं। क्या विपक्षी पार्टियों ने वॉकओवर दिया भाजपा को? आपको ये लग रहा था कि उपचुनाव है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, 22 में लड़ेंगे ढंग से, अभी जो जैसा निकल रहा है निकल जाने दीजिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार इन चुनावों में पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सहभागिता की है और मेहनत की है। कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व जो हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी रहे हों, सलमान खुर्शीद साहब, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, मोना जी, जितिन प्रसाद, सारे नेता इन चुनावों में उतरे और सबने मेहनत की है। अभी ये काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, या कहिए सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत लगातार बढ़ता जाएगा। कहां उम्मीद है आपको, कहां किरण दिख रही है? इकलौता बांगरमऊ को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही थी, वहां पे भी दूसरी पार्टी मैदान मारती दिख रही है। देखिए, आप इंतजार करिए, बांगरमऊ, घाटमपुर और बुलंदशहर में कांग्रेस पार्टी बेहद अच्छा करने जा रही है और परिणाम बेहद सकारात्मक आएंगे। और ये बड़ा साफ संदेश देने वाले हैं कि 3.5 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कैसे चली है, आज जनता उस पर मुहर लगाने वाली है। हरीश जी, इनके कॉन्फिडेंस को कैसे देखते हैं? ये कॉन्फिडेंस है इनका या ओवर कॉन्फिडेंस है? कहीं फ्रेम में है नहीं, फिर भी कह रहे हैं सूरज उगेगा और कांग्रेस का जो पंजा है वो आगे बढ़ेगा। नहीं, देखिए, कभी कभी लोगों का जिस तरह से 19 का अगर आप पार्लियामेंट चुनाव देखें तो हमारे कांग्रेस के मित्र और समाजवादी पार्टी के मित्र इसी तरह का प्रचार और दोषारोपण करते थे, और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने तब भी एक करारा जवाब इन राजनीतिक दलों को दिया था। और आज भी जिस तरह से एक अत्यंत संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जन जन के साथ खड़े हैं, ऐसा एहसास वो सबको दिलाते हैं। गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी, हर व्यक्ति के डोर स्टेप पे जिस तरह से उन्होंने पहुंचाने का काम किया, कोरोना जैसे महामारी के संकट में भी जब पूरी तरह लॉकडाउन था तब हर घर को मुफ्त में राशन, उनके बैंक खाते में पैसा देने का जिस तरह से काम किया, लोगों के उपचार की जिस तरह से व्यवस्था की जी, इन सारी चीज़ों का
जो नतीजा है वो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, सम्मानित जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ खड़ी है। अगर इतना सारा काम था हरीश जी, आपको लग रहा था कि भाजपा ने बहुत मजबूत काम किया है, तो 7-0 का मुकाबला होना चाहिए था, तब तो 4-3 फिर क्यों? नहीं, अभी मैंने कहा ना कि अभी तो ये चुनाव के शुरुआती रुझान है जी, और परिणाम तक आने दीजिए। मुझे तो आशीष जी से इसमें कमेंट ले लेते हैं। आपको बहुत मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था, 7 सीटें भाजपा, लेकिन हरीश जी का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि उनकी पार्टी बहुत मजबूत चुनाव लड़ी। आप लोगों ने कहीं कमियां छोड़ी, बीजेपी को वॉकओवर दिया? आशीष जी। नहीं, मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी ने कोई वॉकओवर दिया है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आप देखेंगे कि कितनी मजबूती से प्रयास किया हम लोगों ने, और निश्चित रूप से जो हमारी स्थिति थी चुनाव से पहले, हमारा जो वोट प्रतिशत है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, एंड साथ ही हो सकता है हमारी सीटें भी बढ़ेंगी। आप देखिए अभी जब रुझान पूरे आएंगे। अखिलेश यादव के अलावा कोई फ्रेम है नहीं दूसरा आपके पास, और वो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए लंदन में थे। चुनाव तो आपने उनकी अनुपस्थिति में लड़ा। आप सिर्फ अपने कैंडिडेट के भरोसे हैं। आपका यहाँ का नेतृत्व जिस कंपटीशन के साथ लड़ना चाहिए था, दिखना चाहिए था, वो ग्राउंड पर तो नहीं दिखा। आपके प्रत्याशी थे, एक आध धर्मेंद्र यादव को चेहरा आदमी जानता था, तो वो जनसभाओं में नजर आ रहे थे। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अखिलेश जी जो है उस वक्त बाहर थे। यदि वो यहाँ होते तो नतीजे बिल्कुल अलग होते, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि अखिलेश जी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए। आशीष जी को समझना होगा कि चुनाव से बढ़कर किसी राजनीतिक दल के लिए कुछ होता है क्या? आप व्यक्तिगत काम के लिए समाजवादी पार्टी के आप बड़े चेहरे हैं, आप मुखिया हैं, और आपने अपने व्यक्तिगत काम के लिए चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का साथ छोड़ दिया। ये बात किसी को समझ में आएगी क्या? अब बने रहिए आप सब लोग हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से राहुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के उपाध्याय जी, विपक्ष भले आज टीवी पर बैठकर ये कह रहा है कि हमने विपक्ष की भूमिका तो निभाई, हमने तमाम मुद्दों को उठाया, लेकिन क्या टच एंड गो वाली स्थिति रह गई क्या? मुद्दों को उठाते रहे, छोड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, समझ ही नहीं पाया कि किसी मुद्दे को पकड़कर उसको अंजाम तक ले जाना है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा आप भी कह रहे थे कि इस चुनाव में चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। उनके सारे बड़े नेताओं ने रैलियां की, सभाएं की, कार्यकर्ताओं की जो संगठन स्तर पर मीटिंगें होती हैं वो की। सत्ता में होते हुए ये चुनाव, विपक्ष इस चुनाव को और अच्छे से लड़ सकता था, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ मौजूद नहीं थे। बीएसपी का अपना एक स्टाइल है, उनकी मायावती जो है वो निकलती नहीं है कहीं पे भी, फिर भी वो अच्छा कर रही है। और जो नतीजे थे वो यही संभावित लग रहे थे कि इसी तरह के नतीजे आने हैं। बीएसपी ने जरूर उलटफेर एक करने की कोशिश की है कि एक सीट पर वो उन्होंने बढ़त बनाई है, लेकिन ये है कि विपक्ष जो ये कह रहा है कि वो उन्होंने बहुत दमदारी से लड़ा या सत्ता का दुरुपयोग हुआ, ये गलत बात है। ये चुनाव सिर्फ बीजेपी ने लड़ा है और उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से चुनाव लड़ा है जैसे आम चुनाव लड़ा जाता है। उन्होंने इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती। ये अलग बात है, परिणाम क्या आते हैं तो अभी टैली चल रही है, वो देखते हैं। ठीक है, राहुल चतुर्वेदी, जो बात के उपाध्याय जी कह रहे हैं कि चुनाव तो सिर्फ बीजेपी ने लड़ा, आप लोगों ने भले अपनी तरफ से दावे किए और आज दावे कर रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रह गई, लेकिन मैदान पर और जमीन पर सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ही नजर आए चुनाव प्रचार करते हुए। देखिए, सत्ता में पूरा दुरुपयोग किया गया, प्रशासन का, शासन का पूरा उपयोग किया गया। कैसे किया गया ये तो समझाइए। क्या शिकायतें आ रही, राहुल चतुर्वेदी जी, क्या आप प्रचार करने के लिए जा रहे थे, आपको प्रशासन ने रोक दिया, प्रचार नहीं करने दिया? समझाइए तो सही कि कैसे विरोध किया गया। जैसा मेरे मित्र ने अभी कहा कि कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना काल में वो एक, ठीक है, आप अपना जवाब पूरा करिएगा। ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं जो कि बांगरमऊ सीट का अपडेट बता रहे हैं। ऋषभ, क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी? देखिए, अभी तो ऑफिशियली तो ये है, अभी डिस्क्लोज सिर्फ तीसरे राउंड तक की किया गया है, लेकिन अनऑफिशियली जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, करीब 4000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी उन्नाव के डीएम भी मौजूद हैं साथ में। सर, क्या तैयारियाँ हैं आपकी यहाँ पर, और आप अगर बताने की स्थिति में हो? नहीं, हम लोग मतगणना की पूरी तैयारी के साथ मत काउंटिंग करा रहे हैं और जो भी माननीय आयोग के निर्देश हैं उसके क्रम में काउंटिंग चल रही है।
माननीय प्रेक्षक मौजूद हैं और माननीय हमारे ये रिटर्निंग ऑफिसर वो भी मौजूद हैं। हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था का भी हमने और एसपी साहब ने जायजा लिया है। जो आयोग के निर्देश हैं कि 3 स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वो सभी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मौजूद हैं और जो भी इसकी गाइडलाइंस उसी के अनुसार मतगणना चल रही है। क्या आप डीएम साहब ये बताने की स्थिति में होंगे कितने राउंड की मतगणना होगी, कौन आगे चल रहा है कुछ? नहीं, ये चूँकि रिटर्निंग ऑफिसर ही डिक्लेयर करते हैं कि कितने राउंड की हो चुकी है और कितना मत मिला है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर से ही डिक्लेयर किया जाता है। आप बता पाएंगे सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या इंतजाम किए गए हैं? आपको कितनी पैरामिलिट्री फोर्स की ज़रूरत पड़ी? ये 3 लेयर्स में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, आइसोलेशन कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन, और एडिक्वेट फोर्स डिप्लॉय किया गया है। अभी तक पूरी तरह से पीसफुल कंडक्ट हो रहा है काउंटिंग का जो कार्य है और कोई समस्या नहीं है। स्ट्राइकिंग रिजर्व्स भी काफ़ी संख्या में रखे गए हैं, पीएसी भी है रिजर्व हमारे पास, और पूर्व में ही ईवीएम सुरक्षा में सीआरपीएफ लगी हुई है। पूरी तरह से शांति से मतगणना चल रही है और कोई समस्या नहीं है। तो अमित, ये देखिए उन्नाव शहर है, बांगरमऊ सीट इस वक्त चर्चा में, उन्नाव चर्चा में है। यहाँ पर पराली जलाने को लेकर के डीएम का एक इनिशिएटिव था, उसकी लगातार चर्चा हो रही कि पराली दीजिए और खाद लीजिए प्रशासन की ओर से। तो चर्चा में उन्नाव इसलिए बना हुआ है, फिलहाल उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, वो ऑफिशियली नहीं बता सकते, लेकिन हमारे जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक 4000 वोट से। ठीक है, बड़ा अपडेट आपने दिया ऋषभ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, क्योंकि उन्नाव सीट पर हर किसी की नजर थी बांगरमऊ पर कि कुलदीप सेंगर के बाद यहाँ पर क्या बीजेपी सीट को बचा पाती है नहीं, लेकिन फिलहाल रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी आगे चल रही है। हमारे साथ उपेंद्र मल्हनी सीट से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट अब तक वहां पर, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि करीब 2000 वोटों से धनंजय सिंह एक बार फिर आगे हो गए हैं। निर्दल प्रत्याशी हैं धनंजय सिंह, और जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी और धनंजय सिंह के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है, उसमें बहुत तेजी से फासले घटते बढ़ रहे हैं। अभी जो कि सपा आगे हो गई, सपा के लकी यादव आगे चल रहे थे, लेकिन अभी जो ताज़ा नतीजे आए हैं 2 मिनट पहले, वो ये है कि 2000 वोटों से करीब 1938 वोटों जो है, जो गिनती की हुई है, 1938 वोट से धनंजय सिंह आगे हो गए हैं। और अभी इससे पहले करीब जो है 1200 वोटों से जो है लकी यादव आगे चल रहे थे। तो मैं अभी फिर बता रहा हूं आपको कि जो पूरा जो वोटिंग जहां की खुल रही है, सिकरौर इलाका कहलाता है। ये इलाका वो इलाका है जहां पर दोनों ही लोगों को मिश्रित आबादी, मतलब जहां पर धनंजय सिंह का भी प्रभाव क्षेत्र है, तो वहां पर समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक वोट है यानी यादव वोट, वो भी बड़ी मात्रा पे है। तो यानी कि इसीलिए इस इलाके पर सबकी निगाह थी और इसीलिए इस इलाके की वोटिंग की गिनती जो सबसे पहले हो रही है। तो फिलहाल 1938 वोट से अब धनंजय सिंह आगे हो गए हैं। और अब जबकि जो है 5 राउंड की गिनती को कंप्लीट हो गई, तो 6वें राउंड में 2 टेबल की गिनती जो है पूरी हो गई, अभी 1 टेबल की गिनती होनी बाकी है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि जो किसी वक्त भी, चूंकि पूरे जो उपचुनाव है उसमें मल्हनी का जो मुकाबला है, ये बेहद कांटे का मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पे निर्दल प्रत्याशी दौड़ में है। समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल आगे चल रही थी, लेकिन इसी पर समाजवादी पार्टी से एक रिएक्शन भी ले लेते हैं। यहाँ पर 700 वोटों से फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, और धनंजय इस वक्त यहाँ पर धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। राहुल चतुर्वेदी जी, मल्हनी भी नहीं बचा पाएंगे क्या भाई? आगे चल रहे हैं राहुल चतुर्वेदी जी, मल्हनी भी नहीं बचा पाएंगे क्या भाई? देखिए, अभी बहुत समय है, अभी समय है सर, अभी बहुत समय है सर, खुलने दीजिए मतपेटियां। निश्चित ही समाजवादी पार्टी की विजय होगी और निश्चित ही पताका समाजवादी पार्टी का फहरेगा। ठीक है, अब इसे आत्मविश्वास कहा जाए, अति आत्मविश्वास कहा जाए, ये फिलहाल अभी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तकनीकी दिक्कत हम आएंगे आपके पास। के उपाध्याय जी, यहाँ पर मल्हनी सीट ही एकमात्र ऐसी सीट थी जो समाजवादी पार्टी के खाते में थी। वहां पर हालांकि मुकाबला बेहद कड़ा चल रहा है, कभी धनंजय सिंह आगे हैं, कभी लकी यादव आगे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का चुनाव प्रचार समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी सीट पर जो कि उसके खाते में थी दिखना चाहिए था, क्या आपको दिखा क्या कि कम से कम अपनी सीट को तो बरकरार रखा जाए? नहीं, बिल्कुल इस पे बिल्कुल वो नहीं दिखा इनका, न चुनाव प्रचार दिखा, न कोई बड़ा नेता दिखा, सिर्फ कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है। और चूंकि वहां पे भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई थी, धनंजय सिंह का अपना एक वहां प्रभाव क्षेत्र रहा है, तो धनंजय सिंह बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, जो कि रुझानों में बीच बीच में देखने में आता है। हालांकि आशीष जी सही कह रहे थे कि अभी ये सब शुरुआती रुझान है, उलटफेर हो सकता है क्योंकि बहुत मामूली अंतर से कभी आगे कभी पीछे वाली स्थिति बन रही है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि समाजवादी पार्टी ने इन उपचुनाव में उस तरीके से
लड़ाई नहीं लड़ी जिस तरह से उसको लड़ना चाहिए था। जहां तक इन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सरकार के साथ था, अरे भाई कुछ समय पहले भी उपचुनाव हुए थे, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी के कई ठीक बात है। आप लोकसभा उपचुनाव की बात कर रहे हैं 2017 के बाद, उसमें समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी और तब भी तो सरकारी मशीनरी सरकार के हाथ में ही थी ना। ठीक है, लेकिन नौगावा सादात से इनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। के उपाध्याय जी, मैं आऊंगा आपके पास, वहां से उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। नौगावा सादात में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। अमरोहा नौगावा सादात से समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि 5161 वोटों से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उमेश, क्या अपडेट आपके पास? जी हाँ, देखिए, नौगावा सादात विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जावेद अब्बास लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 2 राउंड की मतगणना हो चुकी है और इन 2 राउंड की मतगणना में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मतों की गिनती हुई है और इन 10,000 से ज़्यादा मतों की गिनती में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जावेद अब्बास तकरीबन 5161 वोट से आगे चल रहे हैं और लगातार यहां मतगणना चल रही है। हमारे सहयोगी शिवम शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप अभी भी काउंटिंग रूम से लौटे हैं, काउंटिंग रूम में क्या स्थिति है अभी? जी, जब देखा गया होगा दूसरा राउंड की मतगणना हो गई है और 5161 वोटों से जो समाजवादी प्रत्याशी हैं जावेद अब्बास वो आगे हैं और दूसरे नंबर पर जो संगीता चौहान है, चेतन चौहान की पत्नी, जो अब दूसरे स्थान पर चल रही हैं। चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान जी दूसरे नंबर पर चल रही हैं, उनको कितने मत मिले हैं? नियर अबाउट कितने मत मिले हैं उनको? लगभग इस समय 1000 कुछ मत लगभग उन्हें मिल पाए हैं अभी तक दूसरे राउंड में। अभी मतगणना जारी है। और बसपा की क्या स्थिति है? बसपा की स्थिति अभी फिलहाल तीसरे नंबर पर है और जो चौथे नंबर पर कांग्रेस 85 वोटों से बनाए हुए हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी मात्र 85 वोट अभी तक पाई हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। गिनती के हमको लगता है 200 या 300 वोट उनको मिले हैं, लेकिन जो कड़ा मुकाबला हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जावेद अब्बास और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संगीता चौहान के बीच चल रहा है। हालांकि अंतर काफ़ी बड़ा है, 5000 से ज़्यादा का अंतर हो चुका है और तकरीबन 35 राउंड की मतगणना होनी है। अभी 2 ही राउंड की मतगणना हुई है, तो लिहाजा अभी सभी को जो नेता हैं उनको दिल पर हाथ रखकर बैठना चाहिए। दिल की धड़कनें यकीनन नेताओं की बढ़ी हुई हैं, नेताओं की दिल की धड़कनें सुबह से ही बढ़ी हुई हैं, बल्कि जब से ईवीएम में उनका भाग्य कैद हुआ है तब से उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। और जिस तरह से यहाँ पर मतगणना चल रही है, लगातार आगे पीछे का दौर चल रहा है, तो देखने वाली बात होगी कि जब 35 राउंड की मतगणना पूरी हो जाएगी उस वक्त परिणाम क्या आते हैं। बहरहाल यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें दर्शकों को, बीएसपी दूसरे नंबर पर है और बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही। उमेश, आप बने रहे हमारे साथ। घाटमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां पर आगे चल रहे हैं। 4437 वोटों से बीजेपी को यहां पर बढ़त है। उपेंद्र पासवान जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो इस वक्त यहां पर आगे चल रहे हैं और 4437 वोटों से बीजेपी इस वक्त यहां पर बढ़त बनाए हुए। बीएसपी के प्रत्याशी यहां पर दूसरे नंबर पर हैं, कृपा शंकर, जबकि पहले पायदान पर इस वक्त यहां पर उपेंद्र पासवान है। भारतीय जनता पार्टी के ही पाले में यह सीट 2017 में आई थी, जब कमला रानी वरुण ने यहां पर जीत दर्ज की थी। उससे पहले सीट कभी समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, लेकिन 2017 में यहां पर कमल खिला। एक बार फिर से चुनौती इस बात की थी कि यहां पर कमल खिला रहे, इस वजह से बीजेपी ने यहां पर पूरी ताकत झोंक दी है और उसी का जो परिणाम है वो इस वक्त देखने को मिला है कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी यहां पर आगे चल रही है और बीएसपी यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी है। हमारे साथ मोहम्मद शबाब भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, बड़ी चुनौती थी बीजेपी के सामने यहां पर कि अपनी सीटों को बरकरार रखा जाए, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष के पास एक सुनहरा मौका था, खासतौर से समाजवादी पार्टी के सामने, जो 2022 में अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। क्या उस मौके को चूक गए क्या? और देखिए, बिल्कुल ये बात कही जा सकती है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी ये मौका चूक गए। जब अखिलेश यादव को पार्टी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, पार्टी को अखिलेश यादव की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वो अपना व्यक्तिगत काम करने के लिए लंदन में मौजूद थे। इस काम को और कोई भी कर सकता था। चुनाव की अगर अहमियत को समझते तो शायद उत्तर प्रदेश में टिकते और 7 सीटों के जो चुनाव थे उन पे वो कड़ी टक्कर देते। पिछला बाई इलेक्शन याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री की लोकसभा सीट को नहीं बचा पाई थी। गोरखपुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट को नहीं बचा पाई थी भारतीय जनता पार्टी। उस समय भी चुनाव लड़ा गया था बाई इलेक्शन, अखिलेश यादव और बसपा ने भले ही मिलकर लड़ा हो, लेकिन उस समय मौजूदा पार्टियों की तैयारियां नजर आई थी। आशीष जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगातार मौजूद हैं। आशीष जी, जो बात आप कह रहे थे कि व्यक्तिगत काम था, बेटी का एडमिशन था, लेकिन उस समय पार्टी को अखिलेश यादव की सबसे ज्यादा जरूरत थी,
क्योंकि आपने किसी दूसरे को अखिलेश यादव के पैरेलल चेहरा बनने नहीं दिया। शिवपाल यादव से आपकी दूरियां हैं, रामगोपाल यादव दिल्ली में बैठे हैं, धर्मेंद्र यादव चुनिंदा सीटों पर प्रचार कर रहे थे, उससे ज्यादा उनका कोई वजूद नहीं। तो फिर आपके सबसे बड़े नेता को अपने इस चुनाव में रहना चाहिए था ना। आशीष जी देखिए, हम लोग जल्द ही 2022 में लगभग साल भर के अंदर दोबारा चुनाव में भी जा रहे हैं, और अगर आप ताश के खेल को देखें तो यदि आपके पास तुरुप का इक्का होता है तो आप उसे जो है नहले दहले पे नहीं चलते हैं, बादशाह पे ही चलते हैं। तो जब बादशाह आएगा तो तुरुप का इक्का भी सामने आ जाएगा। तो मतलब आपके लिए ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। ये तर्क क्या लोग भी समझ पाएंगे क्या शबाब? इस पर हम चर्चा करेंगे कि जो बात कही जा रही है आशीष चतुर्वेदी जी की तरफ से कि हमारी तैयारी तो 2022 की है, अभी तो उपचुनाव था, इसको हमने हल्के में लिया है, हम अपने बादशाह को 2022 में उतारेंगे। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद आपको एक बड़ा अपडेट दे दें। अपडेट यह कि उन्नाव के बांगरमऊ सीट से बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी यहां पर 10,025 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं श्रीकांत कटियार, जो कि 10,025 वोटों से आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुरेश पाल यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। तो बांगरमऊ सीट पर बीजेपी ने बढ़त बरकरार रखी है। 10,025 वोटों का गैप हो गया है। 10,025 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त यहां पर आगे चल रहे हैं। अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, बड़ी खबर बीजेपी के लिए, बड़ी राहत, 10,000 वोटों का फासला हो गया है अब। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? अब तक जो भी रुझान सामने आए हैं हर सीट से कम बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है, बड़ी राहत है कि उसके प्रत्याशी ज्यादातर सीटों पर आगे चल रहे हैं। 5 सीटों पर इस वक्त बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी है। बात करते हैं तो सर, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो वर्कशॉप जिसकी बात की जा रही थी वो वर्कशॉप कहीं ना कहीं सिद्ध होती दिख रही है। अगर हम बात करें बांगरमऊ की या बात करें कानपुर के घाटमपुर की, तो कानपुर के घाटमपुर में 3 फेजेस का जो 3 राउंड का हो चुका है, उसमें पहले हालांकि कुछ वोट से बीएसपी के कैंडिडेट आगे था, लेकिन अब तीसरे राउंड के बाद बीजेपी के प्रत्याशी ने 2000 के लगभग बढ़त बनाई हुई है। निश्चित तौर पर क्योंकि जिस प्रकार से वोट ऑफ परसेंटेज 50 बिलो गया था, तो इस वक्त एक एक वोट काउंटेबल है और एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रकार से 2000 के आसपास की लीड इस वक्त चल रही है, तो कहीं ना कहीं हर टेबुलेशन की, अगर हर टेबल्स की बात की जाए, तो अब ये बरकरार अच्छी जो जीत है या जो डिफरेंस है ठीक सा माना जा रहा है। और वहीं अगर बांगरमऊ की भी बात की जाए तो बांगरमऊ में कहीं ना कहीं दृश्य साफ देखा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पर काम किया गया था, रूट लेवल पर काम किया गया था, या टाउन एरिया से लेके नगर पंचायत से लेके ग्रामीण अंचलों का असर दिख रहा है। दोनों की अगर रुझानों में अमिताभ बने रही हमारे साथ। बांगरमऊ से ऋषभ भी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋषभ, यहाँ पर जो अंतर है वो 10,000 से अधिक वोटों का हो चुका है। हाँ बिल्कुल, 9,000 कुछ वोट बताए जा रहे हैं, जो भी अनऑफिशियली कंफर्म किया गया है। 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और तकरीबन 10,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं, जिसको ऐसा माना जा रहा है कि इसको विनिंग मेजॉरिटी है। हालांकि जब जो विपक्षी सदस्य जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे, जब हम उनसे बात करते हैं, उनके पार्टी के लोगों से बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि अभी उन इलाकों की ईवीएम खुली हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र माने जाते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए, दूसरे क्षेत्रों के भी ईवीएम खुलने दीजिए, तब आपको असलियत पता चलेगी। तो अभी भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो आश्वस्त हैं कि आगे के जितने राउंड होंगे उसमें समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ेगी। 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 37 राउंड तक की गिनती होनी है। तो अभी ये बात सही है कि करीब 10,000 वोट की बढ़त बना ली है श्रीकांत कटियार ने, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक अभी भी आश्वस्त हैं कि जैसे ही उनके प्रभाव क्षेत्र के ईवीएम खुलेगी तो समाजवादी पार्टी फिर से आ जाएगी कंपटीशन में। ठीक है ऋषभ, आप बने हमारे साथ। एमएच खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। एमएच खान साहब, अब तक जो तस्वीर सामने आ रही है वो बता रही है कि बीजेपी आप सभी से इस वक्त समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सभी से आगे चल रही है। सर, एक सवाल यहाँ पर एक खड़ा हो रहा है कि चुनाव तो छोटा था लेकिन संदेश बहुत बड़ा था। क्या इस बात को भांप पाने में, समझ पाने में विपक्षी पार्टियां, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, फिर कांग्रेस हो, समझ नहीं पाए क्या, फेल हो गए क्या? नहीं, ये छोटा चुनाव है, इसका बड़ा संदेश है ये तो मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए कि देखिए, ज्यादातर जो उपचुनाव होते हैं वो जो सत्ता में पार्टी होती है उसी का ज्यादातर होता है, लेकिन
देखिए ये अगर बढ़त बनी हुई है तो ये जरूरी नहीं है कि 2022 में भी बढ़त बनी रहे। समय चक्र बदलता रहता है, कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा। देखिए बाबरी मस्जिद गिरने के पहले लगता था कि कांग्रेस पार्टी फुल मेजॉरिटी में आ जाएगी। जैसे बाबरी मस्जिद गिरी, कांग्रेस ने जो दिखाया अपना काम कि टायर जल रहा है, कोई गया नहीं मदद करने के लिए नहीं करे, कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई और एक झटके में सारा खेल बिगड़ गया। तो ये अभी देखिए, अभी तो राउंड चल रहे हैं, अभी कभी 30 राउंड होंगे, कहीं 35 राउंड होने हैं, कहीं 25 राउंड होने हैं। शुरुआती बढ़त ठीक है, उम्मीद अभी बाकी और उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए इमेज खान साहब। लेकिन मुझे एक बात से हैरानी हो रही है कि 2017 विधानसभा के चुनाव के बाद जब उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे और समाजवादी पार्टी ने फूलपुर और जब गोरखपुर सीट जीत ली तो आपने कहा कि यहां से बीजेपी का हारना एक बहुत बड़ा संदेश है। आज आप ये कह रहे हैं कि चुनाव छोटा है, मैं नहीं मानता कि इसका बड़ा संदेश है। नहीं, तब भी मैंने यही कहा था कि एक उपचुनाव जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए मैं यही कह रहा हूं आपसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये इससे अभी राउंड्स बहुत चलने हैं, चलने दीजिए। दूसरी बात ये कि देखिए आप खुद ही देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर क्या रहा है, कितने हाथरस कांड देख लीजिए, रायबरेली कांड देख लीजिए, लाखीखीरी कांड देख लीजिए। तो क्या ये मान लिया जाए? अब महंगाई देखिए 80 से 100 रुपए किलो प्याज जा रही है। सर यही तो सबसे बड़ा फेलियर है कि जिन मुद्दों को आप गिना रहे हैं आप इसको उठा कहां पाए और आप इसको भुना कहां पाए। के उपाध्याय जी, क्या विपक्षी दलों का ये मान लेना कि उपचुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं है और ये तो सत्ताधारी पार्टी ही जीतती है, ये सबसे पहली हार थी, चुनाव से ठीक पहले ही, वोटिंग से पहले ही मान लिया गया? नहीं, सुन ले, अरे पूरी बात हो जाए दीजिए, पूरी बात हो जाए, पूरी बात ठीक है, आप कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आ रहा हूं के उपाध्याय जी आपके पास, पूरी बात हो जाए दीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूं अगर जनता को यही प्यारा है तो हमें भी स्वीकार है। जनता को 100 रुपए किलो प्याज प्यारी है तो हमें भी स्वीकार है, सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर 40 रुपया 50 रुपया किलो टमाटर है तो जनता को स्वीकार है तो सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, मारपीट का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, दलितों के साथ अत्याचार कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। आप लोग ये कहा करते थे कि जनता इन तमाम बातों से परेशान है, नाराज है, आप ये कह रहे हैं कि जनता को स्वीकार है तो हम क्या करें। ठीक है, इस पर मैं के उपाध्याय जी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर अब तक सामने आई है, मल्हनी से धनंजय सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और वो फिलहाल लकी यादव से यहां पर आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लकी यादव हैं, उनके पिता के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, लेकिन फिलहाल वो इस वक्त यहां पर पीछे चल रहे हैं। उम्मीद यही थी कि शायद उनको सहानुभूति वोट मिलेगा और समाजवादी पार्टी सीट को बरकरार रखेगी, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि यहां पर वो पीछे चल रहे हैं। घाटमपुर की बात करें, उपेंद्र पासवान यहां पर आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो एक बार फिर से यहां पर कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन फिलहाल इस पर उपेंद्र पासवान बढ़त बनाए हुए हैं। घाटमपुर में कुलदीप शंखवार पीछे चल रहे हैं, बीएसपी के उम्मीदवार हैं और फिलहाल यहां पर वो पीछे चल रहे हैं। देवरिया की बात करते हैं, देवरिया में मुकाबला बेहद कड़ा है। सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो यहां पर आगे चल रहे हैं। यहां मुकाबला 4 त्रिपाठियों के बीच में है और सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी बाकी 3 त्रिपाठियों से आगे चल रहे हैं। ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी यहां पर पीछे हैं और साथ ही साथ बीएसपी के प्रत्याशी भी यहां पर पीछे चल रहे हैं। मतलब देवरिया में भी बीजेपी ने बढ़त बरकरार रखी है। के उपाध्याय जी, एमएच खान साहब ये कह रहे हैं कि जब जनता को महंगाई स्वीकार है, जनता को लचर कानून व्यवस्था स्वीकार है, तो फिर हम क्या करें? असहाय से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जनता सब देखती है और अगर ये महंगाई जनता के लिए कह रहे हैं कि महंगाई इतना बड़ा मुद्दा था तो विपक्ष कहाँ था उस मुद्दे को उठाने के लिए? विपक्ष ने क्यों नहीं जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया? रहा सवाल अपराधियों का, तो अपराध हुए हैं लेकिन अपराधियों को बख्शा नहीं गया है, अपराधियों को मारा भी गया है, जेल में भी ठूसा गया है, भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, उनकी अवैध बनी इमारतें भी जमींदोज हुई हैं। जनता ये भी देखती है कि उस सरकार की नीयत क्या है। सरकार की नीयत कहीं अपराध को बढ़ावा देने की तो नहीं है। हाँ। तो ये कहीं से नजर नहीं आता है कि सरकार की नीयत अपराध को बढ़ावा देने की है, बल्कि अपराध को खत्म करने की है। 0 टॉलरेंस की नीति सरकार ने अपनाई हुई है, जनता ये सब देख रही है। इसके अलावा सरकार के जो अन्य काम है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी और चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं थी, जो डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं हैं, वो जनता को सीधे उसका लाभ मिला है। इसलिए ये जो सतही मुद्दे हैं ये काम नहीं कर पाए, इसलिए जो कहते रहे हैं वो
विपक्ष की आवाज को जनता ने सुना नहीं है। और ये जिस तरह से बात कर रहे थे वो ये ऐसा लग रहा था जैसे जनता को वो आरोपी बना रहे हैं, जनता को वो दोषी बता रहे हैं कि जनता ही दोषी है भाई, वो गलत चयन कर रही है। जबकि मेरा मानना ऐसा है कि जनता सब कुछ देखती है, वो सिर्फ किसी एक मुद्दे पर वोट नहीं करती है। जबकि वो अगर विपक्ष चाहता तो ये चुनाव ठीक से लड़ सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं लड़ा। ठीक है शबाब, ऐसा नहीं कि विपक्ष ने मुद्दों को उठाया नहीं, फिर चाहे वो किसान बिल की बात हो या फिर बेरोजगारी की बात हो, फिर महंगाई की बात हो, लेकिन ऐसे लगा कि मुद्दे उठाते रहे, उसको छोड़ते रहे, आगे भागते रहे, मतलब टच एंड गो वाला। समझ ही नहीं पाए कि किसी मुद्दे को हमने पकड़ा है तो इसको हम अंजाम तक ले जा पाएं। आप लोगों के बीच गए, लगातार आपने रिपोर्टिंग की, क्या लोग भी इस बात को समझ रहे थे क्या कि विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि उसको किस मुद्दे को पकड़ना है, किस मुद्दे पर सरकार को घेरना है और कौन सा वो पब्लिक का मुद्दा है जिसको अंजाम तक ले जाना है? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ी चूक विपक्षी पार्टियों की रही। मुद्दों पर सियासत करना जो है नेताओं ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। लिहाजा नतीजा ये होता है कि कोई इशू आता है तो हो हल्ला थोड़ी देर के लिए हो जाता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तरीकी पार्टियों के 2-4 कार्यकर्ता लाठी डंडा खा जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, अगले दिन वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी चीज पर फोकस करना है तो उस पर लगातार काम करना होगा, जो मौजूदा सरकार काम कर रही है। आप क्या मुद्दा उसके सामने रखेंगे? आप कहेंगे लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा है। कांग्रेस सपा अगर इस बात को कहती है तो वो कहते हैं आपकी सरकार में तो उससे ज्यादा था, हम तो मुख्तार अंसारी से लेकर के और तमाम दूसरे बड़े जो बाहुबली हैं उनके मकान तक ढा रहे हैं। आपने क्या किया? उनके पास कोई जवाब नहीं। कांग्रेस अगर किसी इशू को लेकर आती है तो 2-4 जगहों पर लल्लू और प्रियंका के आगे कोई दूसरा नेता है नहीं जो थोड़ा सा भी एफर्ट करता नजर आता हो। प्रियंका गांधी जाती हैं और इस बात को भी बीजेपी ने पूरी तरीके से जनता के दिमाग में हमें ब्रेक लेना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और बात 2022 की होगी कि समाजवादी पार्टी ने 2017 में भी प्रयोग किया, 2019 में भी प्रयोग किया, अब 2022 में उसके पास क्या बचता है या फिर समूचे विपक्ष के पास क्या बचता है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो सत्ता के सेमीफाइनल की महा कवरेज जारी है। सुबह से अब तक जो तस्वीर सामने आई है वो एक एक कर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रुझान क्या बता रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एक बार फिर से कमल को बरकरार रख पाएंगे? रुझान तो ये बता रहे हैं कि 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी मतलब मल्हनी से धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। 7 सीटों के रुझान अब तक जो सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी सुबह से अब तक बढ़त बनाए हुए हैं। 1 सीट जो कि जौनपुर की मल्हनी सीट है, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी और नौगांवा सादात से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बढ़त बरकरार रखी है। सभी 7 सीटों के रुझान आ गए हैं। तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हर सेकंड जो तस्वीर बदल रही है वो जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों ने इस वक्त बढ़त बनाए रखी है। देवरिया से अनिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अनिल, क्या अपडेट है वहां से, क्या जानकारी? अभी तक ताज़ा अपडेट करा देंगे अपने दर्शकों को कि 7वें चरण का गणना हो चुकी है और भाजपा प्रत्याशी अभी 1900 मतों से आगे चल रहे हैं सपा प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी से। तो लगातार भाजपा प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं और जिस तरह से अभी काउंटिंग हो रही है उससे भाजपा प्रत्याशी के खेमे में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अनिल, यहाँ सभी चारों प्रत्याशी त्रिपाठी हैं, क्या वो फैक्टर रहा जो कि बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल पा रहे हैं या फिर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन अपनी तरफ ले पाए, खींच पाए? देखिए, लगातार जिस तरह से सूबे की राजनीति, सियासी राजनीति चल रही है उसको लेकर शुरू से ये चल रहा था कि ब्राह्मण खेमा जो इस समय की सरकार है, मौजूदा सरकार है, उससे नाराज चल रहा है। इसको लेकर सारे सियासी दलों ने, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, सारे दलों ने खास करके देवरिया में त्रिपाठी जो ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं त्रिपाठियों पर भरोसा जताया है। तो निश्चित तौर पर एक बात साफ होने जा रही है कि 29 सालों के बाद कोई त्रिपाठी ही देवरिया का विधायक होगा। ठीक है अनिल। राहुल चतुर्वेदी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, एमएच खान साहब राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। राहुल चतुर्वेदी जी, कहां चूक गए भाई? 2017 में आप कांग्रेस के साथ गए, 2019 में आप बीएसपी के साथ गए और इस बार आप अकेले गए और बीएसपी ने चुनाव से ठीक पहले कह दिया कि 2019 में आपके साथ गठबंधन हमारी बड़ी भूल थी। क्या उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या? अभी देखिए सर, अभी बहुत मतपेटियां बाकी हैं खुलना और निश्चित ही समाजवादी पार्टी की जीत होगी।
बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सर, आपकी उम्मीद के लिए आपको बधाई, आपकी उम्मीद के लिए आपको बधाई, लेकिन अब तक जो रुझान सामने आए उस पर तो कोई प्रतिक्रिया देंगे ना? कोई कसर रह गई क्या, चूक हो गई क्या? जी कोई कसर, हमेशा हम लोगों ने जब विपक्ष में हम लोगों ने जनहित के मुद्दों को समय समय पर उठाया, लेकिन उठाकर छोड़ दिया ना एमएच खान साहब। जब हमने मुद्दों को उठाया, ठीक है एमएच खान साहब, अब थोड़ा 2022 की बात करते हैं। 2017 में हमने देखा कि यूपी के लड़के एक साथ आए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी साथ आए, फिर 2019 में वो साथ छूट गया, बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। अब 2020 में जो उपचुनाव हो रहा है इसमें सभी अलग अलग लड़ रहे हैं। क्या यह संकेत है कि 2022 में सब अकेले अकेले मैदान में जाएंगे? अब कोई गठबंधन, कोई महागठबंधन, कोई यहाँ पर एक दूसरे के साथ गठबंधन नजर नहीं आएगा? निश्चित ही 2022 में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। एमएच खान साहब, देखिए बीजेपी को इसका भी फायदा मिल रहा है कि अपोजिशन का, जी मैं कह रहा हूँ बीजेपी को इस चीज का भी फायदा हो रहा है कि विपक्ष जो है बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, एक साथ खड़ा नहीं है। और बीजेपी एक साथ खड़ी है तो उसके बिखराव का फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन यह है कि 2022 में क्या स्थितियां बनती हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, वो तो आने के वक्त ही पता चलेगा। ये बिखराव क्यों है खान साहब? यही तो हम समझना चाहते हैं ना, चुनाव हुए हैं, यही तो हम समझना चाहते हैं कि उपाध्याय जी के बिखराव क्यों है विपक्ष के बीच में? भाई आप 2017 में जब साथ आए कांग्रेस के, तब भी आपने कहा कि आप जनता के लिए साथ में आए हैं। 2019 में आपने बीएसपी से गठबंधन किया समाजवादी पार्टी ने, तब भी कहा कि हम जनता के लिए साथ में आए हैं। क्या लोग इस बात को यकीन कर पाएंगे क्या, या फिर लोग समझ गए कि मौका परस्ती है, समय समय पर दूसरे दलों के साथ गठबंधन होता रहता है? सवाल किससे? 4 साल जो भी सरकार के निकले हैं उसमें विपक्ष की उपस्थिति न विधानसभा में दिखाई दी, न सड़कों पे दिखाई दी, न सांगठनिक स्तर पे दिखाई दी। जबकि बीजेपी अपने संगठन पर लगातार काम करती रही। उनका जो एक कॉन्सेप्ट है बूथ लेवल पर और पन्ना प्रमुख टाइप का उनका जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने पूरे लॉकडाउन में अपने कार्यकर्ताओं की जितनी वेबिनार किए हैं, जितनी मीटिंगें की है, उन्होंने अपने गांव के कार्यकर्ता को भी टेक्नो फ्रेंडली बना दिया है। ऐसा किसी भी विपक्षी दल ने नहीं किया। वे सिर्फ ट्वीट करते रहे, बयान देते रहे, और जबकि जनता से सीधे जुड़ाव वाली जो चीजें होनी चाहिए थी, एक विपक्ष को करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। न केवल बड़े नेताओं ने, विपक्ष के जो बाकी सेकेंड और थर्ड लाइन के नेता हैं वो भी अपने घरों से नहीं निकले। तो जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों से भावनात्मक आपका अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक आप कैसे लोगों को वोटों की लाइन में खड़ा कर सकते हैं और कैसे उनको वोट में तब्दील कर पाएंगे? इसे तो भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है ना के उपाध्याय जी, कि उसके लिए हर कार्यकर्ता जरूरी है, उसके लिए हर बूथ जरूरी है, हर बूथ को जीतना है, किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। चुनाव कोई सा भी हो, बूथ कोई सा भी हो, ताकत पूरी झोंकनी है। आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।